नमस्कार, जय श्री श्याम। आप सभी लाल लालियों का स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य 10 क्लासेस पर। हार्दिक अभिनंदन है। तो जैसा कि मैंने अभी आपकी पहली क्लास वर्णमाला की बनाई थी और उत्तर प्रदेश पुलिस और अन्य परीक्षाओं के लिए हिंदी की क्लास स्टार्टिंग से शुरू करी है। तो मैंने एक क्लास वर्णमाला की बना दी है, इसमें स्वर मैंने खत्म कर दिए हैं। जिन्होंने नहीं देखी वो एक बार देख लेना जाके। आज मैं व्यंजन करवाता हूँ, वो भी बहुत कम समय में पूरे करा दूंगा। और ऐसे ऐसे पॉइंट लेकर आया हूँ, जिन बच्चों ने क्लास पूरी देख ली हो ना, एक बार उनसे पूछना कि क्लास में कुछ बेस्ट था या नहीं था। मैं कहता हूँ क्लास को पूरी देख के जाना, जल्दी कुछ नहीं है, चाहे स्पीड बढ़ा कर देख लेना, पर एक बार देख चलो। देखने से तुमको बहुत कुछ मिलने वाला। ऐसी व्यंजन की बना रहा हूँ मैं, छोटी थोड़ी बहुत अगर बड़ी भी हो जाए तो क्लास पूरी देखना भाई। मुझे बताया कि आपका मन नहीं लग रहा पढ़ने में, फिर भी मैं कहता हूँ मेरी क्लास को पूरी देख के जाना, मन अपने आप लगने लग जाएगा भाई। तुम कहोगे हाँ यहाँ बेस्ट है, और जब तुम्हें लगा कि हाँ सबसे बेस्ट है और मेहनत कर रहे हैं इस वाले बोर्ड पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। ठीक है, बस हाथ जोड़ के ये विनती है, सब्सक्राइब और लाइक कर देना। ठीक है, मैं ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे चलता हूँ व्यंजन पर। तो कल स्वर कराए थे। स्वर में क्या था? स्वर को मात्रा भी कहते हैं, स्वर को मात्रा भी कहते हैं। तो जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं, और जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन कितने होते हैं या कुल वर्ण कितने होते हैं, मैं सब चीज़ बता देता हूँ। क्लास को पूरी देखना, स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी में नोट करना। कॉपी में नोट करा हुआ तुम्हारे काम आएगा। मैं तुमको आज बता रहा हूँ, जो भी ब्रिलियंट बच्चा होगा ना, जो बेहतरीन बालक होगा, वो कभी भी देख लेना उसके पास नोट्स जरूर होंगे। मैं कह रहा हूँ हिंदी के नोट्स बनाने शुरू कर दो। जो बच्चा मुझे पहली बार देख रहा हो, हिंदी 37 में से 37 उत्तर प्रदेश पुलिस में करके आओगे तुम, और अन्य परीक्षाओं में पूरी करके आओगे। नोट्स जरूर बनाना भाई, पूरी क्लास देख के जाना। ठीक है, चलो देखो, मैं तुम्हारा समय के लिए वजह से ही पहले लिख देता हूँ, नहीं तो मैं समझाते समझाते तब लिखता हूँ, पर यहाँ समझाने में लिखने में समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इस वजह से मैं पहले लिख देता हूँ। देखो, सामान्य या व्यवहारिक हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 44। हर पॉइंट को नोट कर लेना, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। आगे लग जाओ उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल, तो दरोगे की तैयारी करोगे तब भी तुम में ये काम आएंगे भाई। सामान्य या व्यवहारिक हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 44 होती है। कितनी होती है? 44। मानक हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। सामान्य हिंदी में 44 और मानक हिंदी में वर्णों की संख्या 52 होती है। अब ये 52 कौन कौन से होते हैं? 52 में स्वर भी हैं, व्यंजन भी हैं, संयुक्त भी हैं, उत्क्षिप्त भी हैं, आयोग वहा भी हैं। तो कौन कौन से होते हैं? देखो, स्वर 11 तो स्वर होते हैं वर्णमाला में, आयोग वहा वर्ण होते हैं 2, व्यंजन होते हैं 33, संयुक्त व्यंजन होते हैं 4, द्वित्व व्यंजन होते हैं 2। अब मैं तुमको इन सब के बारे में पढ़ाऊंगा, क्लास पूरी देख लेना, सब कुछ समझ आ जाएगा कि कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है। उसका मैं तुम्हें एक सूत्र भी बताऊंगा। रटने की जरूरत नहीं है, रटोगे तो भूल जाओगे, रटना नहीं है, समझना है बस। सूत्र बताऊंगा मैं तुम्हें, देख लेना अभी और नोट कर लेना। ठीक है, ये हो गए 52 हिंदी, मानक हिंदी में। तो उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। देख लेना ध्यान से, कभी ना पढ़ा हो आज तक प्रश्न, ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे तुम्हें। उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन 8 प्रकार के। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन होते हैं 8 प्रकार के। अब कौन से? देखो, स्पर्श या उदित व्यंजन, इनकी संख्या भी लिखवाऊंगा, कौन कौन से होते हैं ये भी लिखवाऊंगा, कुल कितने होते हैं, जैसे इसमें कितने होते हैं सब लिखवाऊंगा मैं। स्पर्श या उदित व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अर्धस्वर, लुंठित व्यंजन, ये 8 प्रकार के होते हैं ना। पार्श्विक व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन, उत्क्षिप्त
ताड़नजात द्वित्व विकसित व्यंजन, ये होते हैं 8 प्रकार के व्यंजन। ठीक है। अब एक मैं जो कल मैं बताना भूल गया था तो मैं आज बताता हूं। देखो, नुक्ता का प्रयोग हिंदी में सबसे पहले शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया। अब कुछ बच्चों को ये नहीं पता होगी नुक्ता क्या है, तो नुक्ता का प्रयोग सबसे पहले शिव सितारे हिंद ने किया। इतना नोट कर लो पहले तुम। ठीक है। और देखो कैसे पता करेंगे इसका पता ऐसे करेंगे, तुमने देखा होगा गजल, तो गजल देखा होगा, तो गजल में है ऐसे लिख रहा, तो ये दिख रहा तुम्हें, इसे नुक्ता बोले। क्या बोले इसे? नुक्ता बोले। तो इसका प्रयोग सबसे पहले हिंदी में किसने किया? शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया। घोड़ा लिख दो, घोड़ा लिख रहा देखो यहां पे। ठीक है, ये बिंदी लग गई। इस बिंदी का जो प्रयोग करा सबसे पहले किसने करा? शिव सितारे हिंद ने किया। शिव प्रसाद सितारे हिंद ने सबसे पहले नुक्ता का प्रयोग किया। कभी बोलोगे नुक्ता क्या होता है, तो इसे नुक्ता बोलते हैं। ठीक। एक चीज और मैं बताना भूल गया था कल, जिसे मैंने कल बताया तुम्हें, ए प्लस ए मिलके आ बनाते हैं। ए प्लस ए मिलकर क्या बनाते हैं? आ। तो ऐसी ऋण किसके मिलकर बनता है? ये प्रश्न आ सकता है, बना नहीं है, अब बन सकता है प्रश्न। ऋण किसके मिलकर बनता है? ऋण मिलकर बनता है तुम्हारा रे और प्लस ई। रे और ई को मिलने से ऋण बनता है। रे में तो हलंत लग रहा है, यानी कि स्वर रहित है। रे प्लस ई को मिलने से ऋण बनता है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, ये सब लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में अब तुम्हें इनको कराता हूं। ठीक है, देखो कराता हूं, लिखता हूं पहले मैं। देखो भाई, लिख दिया मैंने। स्पर्शिया उदित व्यंजन। वो छोटी सी क्लास बना रहा हूं, और क्लास ऐसी बना रहा हूं कि तुम्हारे प्रश्न पेपर में हो जाएगा। अगर तुम्हें नौकरी लगानी हो तो मेरी क्लास को देख लियो। अगर तुम्हें बनना हो मास्टर, कि हमको तो मास्टर बनना है भैया, पढ़ाना है, तो फिर भैया किसी की बड़ी क्लास देख लीजिए। अगर तुम्हें नौकरी चाहिए यूपी पुलिस में, ऐसे जीडी में, यूपी SSS में, या अन्य जिसमें हिंदी आती हो, तो वो हिंदी तुम्हारी हो जाएगी। और तुम्हें चाहिए हमें तो बिल्कुल एक्सप्लेन करके चाहिए, तो भैया वो तो ना हो जाएगी, बहुत लंबी क्लास बन जाएगी। मैं चाहता नहीं कि इतना समय मैं तुम्हारा खराब कर दूं, क्योंकि पेपर का ज़्यादा समय मिलेगा नहीं, तुम माने बैठे हो, पर मुझे पता है। ठीक है, बिल्कुल ज़्यादा बात भी नहीं करूंगा, सीधे यहाँ आता हूँ। देखो, एक मैंने सूत्र भी लिखे हैं, इन सूत्रों से उच्चारण ऐसे ऐसा होगा, सब पता चल जाएगा। रटने की कोई जरूरत नहीं है, रटना बंद कर देना भाई, रटा हुआ सदा भूल जाओगे। सूत्रों को याद कर लेना, कभी भूलोगे नहीं। स्पर्श व उदित व्यंजन, देखो इसका उच्चारण के स्थान पर कैसे, कहाँ से बोला जा, कोई कंठ से बोला जा, कोई तालु से, कोई मूर्धा से, कोई ओष्ठ से, कौन कहाँ से बोला जावे, कैसे कैसे बोला जावे। तो देखो कैसे बोला जावे, इनकी ट्रिक लिख रहा हूं मैं। देखो ये है कंठ से बोलने वाले के, तालु से बोलने वाले, मूर्धा से बोलने वाले, दंत्य से बोलने वाले, ओष्ठ से बोलने वाले। तो ये है इनकी ट्रिक है के टी एम दा। फिर देख लो के टी एम दा। के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, दे से दंत्य, आ से ओष्ठ। कंठ से बोलने वाले, तालु से बोलने वाले, मूर्धा से बोलने वाले, दंत्य से बोलने वाले, ओष्ठ से बोलने वाले। ठीक है, ये होगा, ये वर्ग लिख रहे हैं ऊपर, के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग। के वर्ग में चलोगे ऐसे, जब मैं वर्ग बोलूंगा फिर चलोगे ऐसे। के मैं बोलूं के वर्ग, तो के वर्ग में चलोगे के, खे, गे, घे, अंग। चे वर्ग, चे, छे, जे, झे, ई। टे, ठे, डे, ढे, अणे। ते, थे, दे, धे, ने। पे, फे, बे, भे, में। तो ये है हमारे वर्ग। समझिए, कोशिश करियो। फिर अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण में घूम जाओगे नहीं तो
ये है हमारे वर्ग, ये होगा के वर्ग, ये है चे वर्ग, ये है टे वर्ग, ये है ते वर्ग और ये है पे वर्ग। ऐसे चलोगे तो वर्ग है और ऐसे चलोगे तो स्तंभ है। समझ रहे हो ना बात? ऐसे चलोगे वर्ग बनोगे, ऐसे चलेंगे स्तंभ बनेंगे। तो ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ, ये चौथा स्तंभ और ये पांचवा स्तंभ। ऐसे जाओगे वर्ग है, ऐसे जाओगे तो स्तंभ। मैं बोलूं भाई टे वर्ग बोलो कौन सा हुआ है, तो टे वर्ग बोलते तुम्हारा दिमाग में आने चाहिए टे वर्ग है, टे ठे डे ढे अण। मैं बोलूं भाई तीसरा स्तंभ बताओ कौन सा, तो तीसरा स्तंभ है गे जे डे दे और बे। समझ गए ना? स्तंभ ये है और वर्ग ये है। इन उच्चारण स्थान इनका ये हो गया। तो ये कितने बैठेंगे भाई? ऐसा भी 5 है, ऐसा भी 5 है, तो ये कुल कितने बैठेंगे? ये बैठेंगे तुम्हारे 25। तो पूछ ले स्पर्श या उदित व्यंजन कुल कितने होते हैं? 25 होते हैं। ठीक है। इसका ही जो ये वर्ण, ये टे वर्ग है, ये जो टे वर्ग है जो मूर्धा से बोला जाता है, इन सारों को भी क्या बोलते हैं? कर्कश या कठोर व्यंजन भी बोलते हैं। इन्हें कर्कश या कठोर व्यंजन भी, टे ठे डे ढे अण, इन्हें कर्कश या कठोर व्यंजन मैंने निशान लगा दिया देखो। और जो इसका पांचवा स्तंभ है, ये जो पांचवा स्तंभ है, इन्हें नासिक्य, अशुभ, नासिक्य या अशुभ या पंचमाक्षर बोलते हैं इनको। पांचवा जो स्तंभ है इन्हें। ठीक है। इसमें नोट करके लिख लेना न ले से, न ले से को दंत्य तो बोलते हैं, न ले से दंत्य तो होते ही है। इन्हें वर्तस्य व्यंजन भी बोलते हैं। न ले से दंत्य व्यंजन तो है ही है, इन्हें वर्तस्य व्यंजन भी बोलते हैं। ऑप्शन में अगर वर्तस्य और दंत्य दोनों व्यंजन आ जाते हैं तो तुमको वर्तस्य व्यंजन लगाना, और जब वर्तस्य नहीं आता है तो फिर दंत्य लगा दीजिए। ध्यान रखना, नया प्रश्न है, मैंने बताया नया मिलेगा और आगे देखो नया ही मिलेगा भाई। याद करने की ट्रिक, कंठ तालु मूर्धा दंत्य ओष्ठ, कंठ तालु कंठोष्ठ दंतोष्ठ। कौन सा वर्ण कहां से बोला जाए भाई? ये तो यहां तो 25 तो हुए हैं, अब वर्ण है 52, वर्ण है 52, तो वे भी तो कहीं से बोले जाते होंगे, तो उन्हें बोलने के सूत्र यह अकुहु विसर्जनीय, इचु यसानाम, ऋतुर्साणाम, लिर्तुलसानाम, उपूप धमानिया, एदोतो ओदोतो वकारस्य। बोले कहां से जा? वकारस्य दंतोष्ठ से, ओदोतो कंठोष्ठ से, उपूप धमानिया मैंने यहां लिख दिया सब। तो अकुहु विसर्जनीय में देखो ए आ रहा, तो ए और आ, ए आ रहा ना, तो ए और आ इससे बोले जाएंगे कंठ से। और इसमें कु आ रहा, कु का मतलब है यहां के वर्ग। के वर्ग का मतलब के, खे, गे, घे और अंग, ये पूरा ये पूरे के पूरे के वर्ग हो गया। और विसर्ग कहां से बोले जा रहे हैं? कंठ से। ऐसे बना ए और आ, कु से के वर्ग, विसर्ग विसर्ग, और देखो है और है गया, इसमें है भी इससे बोला जाता है कंठ से। ठीक है। इचु ऐसा नाम कहां से बोले जाएंगे? तालु से। तो ई से तो बनेगा ई और ई, इससे चे वर्ग, चे वर्ग ये वाला चे वर्ग, समझिए बात को, ये और से तालु से बोले जा रहे हैं। मूर्धा वाले ऋर टूसाणाम, तो रि से ऋषि ऋर, टू से टे वर्ग, रे से रे और से षटकोण वाला से का विशेष ध्यान रखना। दंत्य से बोलने वाले लिर तुलसानाम, तो लिर से ले, तू से ते वर्ग और से का से, सपेरा वाला से। ओष से उपूप धमानिया, तो ऊ से क्या बना? ऊ, पू से पे वर्ग। पे वर्ग समझ रहे हो ना बात? ये वाला पे वर्ग। ए दो तो कंठ तालु से, ए दो तो में ए आ रहा, तो ए और आई, कंठोष्ठ ओ दो तो
ओ और औ, वकारस्य का व। ये याद करने का सूत्र है। ये मैं समझ नहीं आया, रुक फिर शुरू से देखना, उच्चारण करना, 8 से 10 बार उच्चारण करोगे समझ आ जाएगा। रटने से कहीं बेहतरीन तरीका है। ठीक है, अब मैं आगे लिखता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो तुम। इससे आगे मैं लिखता हूं जब करते हैं। देखो लिख दिए मैंने, देखो पूरे प्रयत्न के आधार पर 8 थे ना, 8 के 8 मैंने यहाँ पे लिख दिए और संयुक्त व्यंजन वहाँ लिखते हैं। अब मैं तुमको समझा देता हूँ। लैंग्वेज याद करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपसे बता रहा हूँ। देख लो, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं? 4। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं? 4। च, छ, ज, झ। स्पर्श संघर्षी व्यंजन यानी कि जिन्हें बोलते समय हवा मुखांगों को बहुत हल्का सा स्पर्श करती हो, वो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। च, छ, ज, झ। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन हो ये, रे, ले, वे। नोट कर लेना भाई जरूर। अंतस्थ व्यंजन हो ये, रे, ले, वे। अर्धस्वर कितने हुए? तो अंतस्थ व्यंजन कितने हुए? 4। अर्धस्वर कौन कौन से? ये और वे। अर्धस्वर थोड़ा मैं तुम्हें समझा देता हूं, अर्धस्वर कैसे होते हैं। देखो यहाँ से ये है, ये भी अर्धस्वर है और वे भी अर्धस्वर है। तो अर्धस्वर का काम कैसे करते हैं? यह कैसे करता है? देखो एक चीज तुम्हें दिखी होगी, यहां लिखूं मैं महिलाएं। महिलाएं, तो महिलाएं में लास्ट का दिख रहा तुम्हें ए, स्वर है। लास्ट में लिख रहा है ए, तो ये स्वर हो गया। तो इस स्वर का कार्य यह भी कर सकता है। कैसे? जैसे मैं ऐसा लिखता हूं महिलाएं, महिलाएं। तो देखो यह ने किसका काम करा? ए का काम करा। यह ने किस काम करा? ए का। इसलिए इसे अर्धस्वर भी बोलते हैं। ऐसी देखो वे को देखो, मैं लिखता हूं यहां कोवा, तो आया है पे, आ का काम वह करेगा। देखो अब यहां लिख दूं मैं कोवा। दोनों वर्ण बिल्कुल सही है, दोनों शब्द ये। तो इस वे ने किसका काम कर दिया? ए का काम कर दिया। इसलिए ने क्या बोले? अर्धस्वर बोलते हैं। ठीक है, ये बात भी तुम्हें ध्यान होनी चाहिए अर्धस्वर की। ठीक है, अर्धस्वर कितने होते हैं? 2 होते हैं। लुंठित, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कौन सा है? रे। इसमें जीभ रगड़ का हवा बाहर निकलती है, इसे प्रकंपित कहते हैं, जीभ कांपती है इसमें। रे। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक यानी जीभ के दोनों तरफ को हवा निकलती है, तो कौन सा है? ले। सॉरी। छठा, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ऊष्म संघर्षी व्यंजन है से और है। कौन कौन से? ऊष्म संघर्षी से और है हल। ये है ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ठीक है, ध्यान रखना है, सब्जी काम आएंगे अभी। उत्क्षिप्त या द्वित्व या ताड़नजात या विकसित व्यंजन कौन से होंगे? डे और ढे। ये द्वित्व को बोलते हैं, ताड़नजात क्यों बोलते हैं? इनका भी प्रयोग देख लो एक बार, इसका भी देख लो और इसका भी देख लो। दोनों का एक एक एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं। देखो, अगर डे शुरू में आएगी तो इसमें अंक की बिंदी नहीं लगेगी, यानी कि नुक्ता नहीं लगेगा। कैसे? कभी भी अगर वर्तनी में प्रश्न आ जाए तो गलत कर देना। अगर शुरू में डे है तो उसमें अंक की बिंदी नहीं लग सकती है। यहां पे, यहां अगर शुरू में डे है तो इसमें अंक की बिंदी नहीं लगेगी। अगर ये बीच में कहीं भी आया तो इसमें लगेगी, नुक्ता लगेगा ये। ठीक है भैया, ऐसी ढह देख लो। ये कैसा? शुरू में आएगा तो इसमें नहीं लगेगा बिंदी, और ये बीच में आएगा तो इसमें लगेगी। ध्यान रखना इस बात को। वर्तनी में भी प्रश्न मिल जाए तो काट देना। अगर ये बीच में कहीं भी है ये दोनों तो इनमें अंक की बिंदी लगेगी, अगर ये शुरू में है तो इनमें नहीं लगेगी। इसलिए इनके 2 रूप है, इन्हें द्वितीय ताड़नजात या उत्क्षिप्त व्यंजन भी बोलते हैं। अब देखो संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन हो जो 2 व्यंजन वर्णों से मिलकर बनते हैं। कैसे? देखो, क और से के मिलने से बना 6 क्षत्रिय, तय और रे के मिलने से बना 3 त्रिशूल, जय और अणय के मिलने से बना ज्ञानी, से और रे के मिलने से बना श्रेय श्रीनिक। ठीक
ठीक है। अच्छा अभी मैं इसके बारे में कुछ और बताता हूँ। देखो यहाँ पे कभी आ जाए तुम कर दो, पेपर में आ जाए कि हिंदी वर्णमाला में क के बाद कौन सा वर्ण आता है, क के बाद कौन सा वर्ण आता है, तो क्या करोगे तुम, क के बाद क्या आवे, ख आवे, क के बाद क्या आता है, ख, तो ख नहीं लगाना तुम्हें, ख गलत हो जाएगा। तो क के बाद मैं लिख रहा हूं, देखो यहां देखो ये क्या दिख रहा तुम्हें, क के बाद क्या आ रहा, क के बाद आएगा तुम्हारा छह छत्रीय, ध्यान रखना, क के बाद लिख लो इनको भी, क के बाद आएगा छह छत्रीय। अगर तुम ये सोचते हो मेरी क्लास देख ली तुमने नोट नहीं करी, कोई फायदा नहीं, मजा नहीं आएगा भाई, मैं सच बोलता हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी क्लास देखने से तुम्हारा काम हो जाएगा, भाई देखो, नोट करो, रिवीजन करो, फिर क्लास देख लो 10 दिन बाद, फिर 10 दिन बाद देख लो, तो 2 से 3 बार तुमने देख ली तो काम पूरा हो जाएगा। नोट जरूर करना, पर क के बाद क्या आता है, छह छत्रीय आता है। अगर पूछे क के बाद क्या आएगा तो ख नहीं लगाना हमें। तय के बाद क्या आता है, तय के बाद क्या आएगा, त्रय त्रिशूल आएगा। जय के बाद क्या आएगा, यज्ञानी आएगा। स के बाद क्या आएगा, श्रेय श्रीमिक आएगा। इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं तुम्हारे अघोष, सघोष, प्राण, अल्प्राण इन्हें और कराता हूं, ठीक है। देखना इनमें किसमें कितने वर्ण होते हैं, इसमें कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को दोबारा दूर करता हूं मैं आज। देखो पहले लिख लेता हूं मैं, देखो भाई, घोष के आधार पर, प्राण के आधार पर, दोनों प्रकार से मैं लिख दिए। देखो आसान है, व्यंजन खत्म हो जाएंगे। इसके बाद में एक थोड़ी सी पॉइंट हो रहा हूं और देख लेना बस। घोषत्व या कंपन या झनकार या नाद, देखो ये भी आ जाएगा, घोष घोष मत याद करना भाई, या नाद, नाद भी आ सकता है कि बूझ लेगा। नाद के आधार पर वर्णों के कितने भेद हैं, तो कितने भेद हैं, 2 भेद हैं, अघोष और सघोष, अघोष और सघोष। गोया घोषत्व के आधार पर कितने हैं, 2, अघोष और सघोष। झनकार के आधार पर कितने हैं, 2, अघोष और सघोष। अब अघोष वर्ण कौन कौन से हों, तो मैंने तुम्हें अभी वो लिखवाई थी, एक सारणी बनवाई थी, के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग। तो मैंने बोला ऐसे चलेंगे तो वर्ग, ऐसे चलेंगे तो स्तंभ है। ध्यान से देखो, नहीं तो पीछे करके देख लेना। तो इस अघोष में आएंगे पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ, पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ। याद कैसे करेंगे, अघोष याद करने की भी छोटी सी ट्रिक देखो। अघोष में ए आ रहा, तो ए जो वर्णमाला में सबसे पहले क्या आवे, ए आवेगा, वर्णमाला में सबसे पहले ए आवेगा। तो नंबर 1 अघोष वाले में ए पहले और दूसरे ही आ रहे हैं, ये याद करने की ट्रिक है, थोड़ा माइंड लगाओ। अघोष वर्णमाला में सबसे पहले ए आता है, तो ए पहले नंबर पर आएगा, तो ये पहली लाइन और दूसरी लाइन को ही ले रहा है, तो पहला और दूसरा स्तंभ होगा और तीनों से हो गए। तो गिन लो, एक स्तंभ में कितने थे, 5, एक स्तंभ में 5, तो 5 और 5 10, 10 और 3 13। तो हमारे अघोष वर्ण कुल कितने होंगे, 13 होंगे। कितने होंगे, 13। अब घोष बोल दो या सघोष बोल दो, एक ही बात है। घोष या सघोष वर्ण बूझ लेता है, ऑप्शन देकर इनकी, ऑप्शन देकर बूझ लेता है निम्न में से कौन सा सघोष वर्ण है, कौन सा अघोष वर्ण है, तो याद करने तुमको ये। तो तीसरा, पहला दूसरा स्तंभ तो यहाँ लिया, तो तीसरा, चौथा और 5वां स्तंभ इसमें आता है। ये इतना कर लो, अघोष वालों को याद कर लो, पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ और तीनों से, ये अघोष और बाकी सारे सघोष है। ऐसे याद कर लो, दोनों में से एक याद कर लो, दूसरा था अपने आप याद हो जाता है। तो तीसरा, चौथा, 5वां स्तंभ प्लस ये रे ले वैन की अंतस्थ व्यंजन और है हल और सभी स्वर। सभी स्वर का मतलब यहां से क्या, विसर्ग और अनुस्वार दोनों आ चुके हैं। जो 2 आयोगवाहों में वे भी, इनमें सभी स्वर लिख रहा हूं मैं, यानी कि कुल स्वर, कुल स्वर तो 13 ही होंगे ना, उसमें अंग और अह दोनों मिल जाते हैं, अनुस्वार और विसर्ग दोनों आ गए इसमें। तो ये कितने हो गए, गिनो, इसमें 5 होंगे, एक स्तंभ में 5 होते हैं ना, तो 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 4 19, 19 और 1
20 और देखो 13 हो गए कुल स्वर। तो ये कितने होंगे? 33 होंगे। ठीक है। अब देखो प्राणत्व के आधार पर ये एगोस हो गए ना, याद करना किसमें कितने हैं। प्राणत्व के आधार पर वर्णों के भेद, अल्पप्राण कितने भेद? 2 भेद, अल्पप्राण और महाप्राण। यहां भी देखो एस वर्णमाला में सबसे पहले आता है ना, सबसे पहले आता है, तो ये मार दिया देखो, पहला स्तंभ, तीसरा स्तंभ और 5वां स्तंभ, ये रे प्लस ये रे ले वे प्लस स्वर और अनुस्वार। देखो जब मैं लिखूं बोलूं स्वर, स्वर वाली क्लास देख रहे ना, अगर मैं स्वर बोलूंगा तो स्वर 11 होते हैं, कुल स्वर बोलूंगा तो 13 होते हैं। तो मैंने यहाँ स्वर लिखा, ना कि मैंने यहाँ कुल स्वर लिखा, और प्लस अनुस्वार मैंने अलग लिखा। ठीक है। तो इसमें गिनो कितने होते हैं? एक स्तंभ में 5 होते हैं, तो 5 इसमें 5 इसमें 5, 15 हो गए, 16 17 18 19, 19 और 1 20 और 20 और 11 31। तो भैया यहां है तुम्हारा 31। इसमें कुल वर्ण होते हैं हमारे 31। महाप्राण में आ जाओ, दूसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ और तीनों से और है, से और है और विसर्ग। गिनो 5 इसमें 5 इसमें 10, 10 और 4 14 और 1 15 हो गए इसमें। ठीक है। अब थोड़ा सा पॉइंट और है, उसे मैं लिख देता हूं, बस तुम्हारी क्लास पूरी हो जाएगी, व्यंजन पूरे हो जाएंगे। लिख देता हूं पहले, देखो लास्ट में तो 2-3 पॉइंट हो रहा है, देख लो बस। देखो हिंदी में अरबी फारसी भाषा के कितने वर्ण हैं? 5 वर्ण हैं। के, खे, गे, जे, फे। ये अरबी फारसी भाषा के शब्द हैं। इनमें नुक्ता इधर लगा होता है, यहाँ पे, ये यहाँ इधर नुक्ता लगा होता है। इनको आगत वर्ण में बोलते हैं। क्या बोलते हैं ना? आगत वर्ण। बूझले पेपर में आगत वर्ण कुल कितने होते हैं? तो 5 बता दियो। हिंदी में तुर्की भाषा के कितने वर्ण हैं? तुर्की भाषा के हिंदी में 2 वर्ण हैं, डे और ढे। बुझले हिंदी में अंग्रेजी भाषा के कितने वर्ण हैं? तो ओ, 1 वर्ण है बस। कितने वर्ण है? 1 वर्ण है, ओ। देखोगा डॉक्टर पे लगा रहा है इस तरीके से, ओ। ये अंग्रेजी भाषा का। अब वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं? वर्ण विच्छेद जैसे संधि विच्छेद, ऐसे वर्ण विच्छेद। देखो मैंने एक कर दिया तुम्हें, देखो मित्रता। मित्रता में देखो पहले मैं लिखो, मैंने तुम्हें बताया कि अगर मैं ऐसे है तो इसमें स्वर है, और इसमें हलंत लगा दे तो स्वर नहीं है। तो मैं, ये रहा मैं, फिर आएगा छोटी ई प्लस तय, ये रहा तय। तय में तो स्वर है तो हलंत लगाओ, ए अलग। और देखो मैंने तुम्हें बताया अगर इस तरह की रे है तो ये प्रे पे रथ पूरी रे होती है। और नहीं देखी हो तो मेरी क्लास पढ़ी है, उसे जाकर देख लो, तीनों रे की मैंने क्लास बनाई हुई है। एक क्लास और बना दूंगा, उसे देख लो तुम। तो तय हो गया प्लस ए हो गया, और रे हो गया, ये रे पूरा है तो इसमें से भी ए अलग हटेगा। फिर तय आ गया और आ, मित्रता। अगर बाद में स्वर है तो फिर अलग से ए नहीं लगेगा। से मैं है, मैं के बाद में क्या आया था? ई आया था, तो ई मैं के बाद में मैं प्लस ए नहीं होगा, मैं के बाद में स्वर आ गया तो ए अपने आप ही खत्म हो गया। ठीक है। तो तुम्हें मेरी वर्णमाला की क्लास कैसी लगी हो और अच्छी लगी हो तो भाई लाइक शेयर और कमेंट कर देना। हाथ जोड़ के विनती है आपसे, बहुत मेहनत करता हूं, बहुत समय देता हूं तुम्हारे लिए। ठीक है। क्लास को पूरी देखने के लिए धन्यवाद। शेयर कर देना। जय हिंद।